अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी खबर जो हम देंगे वो कमिश्नर रावलपिंडी की जो एक स्टेटमेंट सामने आई है उसको ज़रा डिबंक करते हैं, ज़रा उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको ज़रा देखते हैं, खोलते हैं, फोलते हैं कि वो स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है, क्या अंडर प्रेशर है, क्या है। तो देखिए, जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी साहब थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 17 फरवरी को, और उन्होंने उसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए थे कि हमने रावलपिंडी डिवीज़न में तमाम 13 सीटों पर धांधली की और आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई बैक थे उनको हरा के हमने नून लीग और दीगर जमातों को सीटें दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये डायरेक्शंस दी थी आरओज़ को, तो मुझे फांसी दे दी जाए, चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा को भी फांसी दे दी जाए कचहरी चौक में। हाँ, लेकिन पाक फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं, ये उनकी स्टेटमेंट थी। मतलब क्रक्स ये था। अब उसके बाद आपको पता है मुल्क में एक हिजान बर्पा हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने भी अपने टाउट को बुला के एक एक्टिंग करते हुए एक पूरा तरदीदी इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो अब सारे कहते थे सच है झूठ है, लेकिन उस दौरान नून लीग और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो नए टाउट सहाफ़ी हैं, जो आजकल के जो गीले तीतर और सब कुछ बने हुए हैं, तो उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि चीफ कमिश्नर रावलपिंडी मलिक रियाज के करीब थे, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी मुनसलाई से दोस्ती थी, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की पीटीआई से दोस्ती थी। उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इलेक्शन को मुतराजा करने के लिए, और इनका तो दिमाग ही ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और क्योंकि ये रिटायर होने वाले थे तो ये परेशान थे और अंडर प्रेशर थे, तो इन्होंने उसमें आके ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इनकी बैरून मुल्क कोई डील हुई थी पीटीआई से, और ये बाहर जाने वाले थे और उन्होंने अमेरिका का वीज़ा भी ले रखा था। ये पूरा एक बयानिया खड़ा किया गया चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट। अब इस बयानिए का जवाब देने के लिए लियाकत अली चट्टा साहब कहीं मौजूद नहीं थे, वो उस दिन से लापता हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपको पता है लापता सिर्फ हमारी एक ही इदारा है जो करता है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन उनके बारे में पूरा एक बयानिया खड़ा कर दिया था कि इन्होंने इसलिए किया है। अब आज उनकी एक स्टेटमेंट मंजर आम पर आई है। ये उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसके सेक्रेटरी को एड्रेस करके लिखी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी कि वो इंक्वायरी करे, और उस कमेटी ने 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के लियाकत अली चट्टा के अगेंस्ट कार्रवाई तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर मामलात की इनिशिएट करनी थी। अब जो बयानिया पहले दिन खड़ा किया गया, अब जरा उस बयानिए को चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की इस स्टेटमेंट में रख के देखिए। 3 सफ़ों की स्टेटमेंट है जिसमें चीफ कमिश्नर रावलपिंडी साहब बताते हैं कि वो 32 साल से सिविल सर्वेंट की जॉब कर रहे हैं, और अभी वो लास्ट उनकी पोस्टिंग चीफ कमिश्नर थी रावलपिंडी, और वो 13 मार्च 2024 को रिटायर होने वाले हैं अगले महीने, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इस दौरान काम किया अपने 32 साल कैरियर में। इसके बाद वो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन हुआ, पीटीआई की पंजाब में गवर्नमेंट बनी, और फिर मुझे सीनियर जो सूबाई सिविल सर्वेंट्स की जो पोजीशंस थी उन पर पोस्टिंग मिलने लगी। इनमें एक प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पोजीशन भी थी। उन्होंने कहा था जब मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी था पंजाब का, जब मैं वहाँ पे पोस्टिंग पे था, तो मेरी जो ताल्लुकात थे इस अपॉइंटमेंट के दौरान पीटीआई के एक सीनियर लीडर से बन गए, ठीक है। और ये मेरे फ़ायदे में भी था कि मैं उससे ताल्लुकात बनाऊं ताकि मुझे अच्छी पोस्टिंग्स मिलें, और मेरी फिर वो दोस्ती बनती गई उनसे, बड़ी अच्छी दोस्ती बन गई, ठीक है। और वो पीटीआई के बड़े एक जाने माने रहनुमा थे। उन्हें कहता कि फिर
पीटीआई की हुकूमत चली गई जब, तो 9 मई हुआ। 9 मई के बाद वो जो पीटीआई के लीडर थे जिनसे मेरी दोस्ती थी, वो ज़ेरे ज़मीन चले गए और फिर उनका नाम जिसे कहते हैं एक इश्तिहारी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इश्तिहारी हैं। लेकिन इस दौरान मेरा उनसे रब्ता रहा, ठीक है, और मैं मुसलसल उनसे रब्ता करता रहा। और वो क्योंकि हमारी बहुत करीबी दोस्ती हो चुकी थी तो वो मुझ पर बहुत एतमाद भी करते थे। वो कहते हैं जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ तो 11 फरवरी को मैं खुफिया तौर पे लाहौर गया, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने उनसे मुलाकात की, उसी जो रहनुमा जो ज़ेरे ज़मीन गए हुए हैं, इश्तिहारी हैं, ठीक है। उस मीटिंग में उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं आपको, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो मुझे आइडिया है आपके पास कोई पोजीशन नहीं होगी, तो मैं आपको एक अच्छी पोजीशन दिलवा सकता हूँ मुस्तकबिल में, लेकिन उसके लिए आप एक मुल्की इदारों पर 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में जो बयानिया पीटीआई बना रही है उसमें सहूलतकारी के लिए एक इल्ज़ाम लगाएं और उसके बदले में आप पोजीशन ले लेंगी, ठीक है। उन्होंने कहा, फिर हमने वहाँ पे बैठ के इस पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि जी मैंने जो ये आपको ऑफ़र कर रहा हूँ ना, ये मैंने पीटीआई की सीनियर क़यादत से इसकी मंजूरी ली हुई है, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं जी कहते नहीं कि ये प्रपोजल जब मेरे पास आया तो मैं क्योंकि रिटायर तो होने वाला था और उन दिनों परेशान भी था कि 32 साल बाद मेरे पास ये तमाम पर्क्स नहीं होंगे, ये प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो मुझे ये बड़ी ऑफ़र अच्छी लगी और मैंने ये फैसला किया मैं करूँगा, ठीक है। वो कहते हैं कि इस दौरान हमें ये डिसाइड हुआ कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जिसमें मैं ये सब कुछ बताऊँगा। उन्होंने कहा पहले प्लान ये था कि मैं एक रिज़ाइन देता हूँ, उस रिज़ाइन के अंदर ये तमाम चीज़ें लिख देता हूँ कि ये यूं धांधली मैंने किया इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। फिर उस पीटीआई के लीडर ने कहा कि जी जो रिज़ाइन होगा उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो एक बयानिया बनाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे तो उसके बाद हम एक बड़ा एक सनसनीखेज बयानिया बनाएंगे और एक झूठा बयानिया घड़ के और हम एक स्कैंडलाइज करेंगे सब चीज़ों को। वो कहते हैं कि जी मैंने फिर इस पर एग्री किया और 17 फरवरी को पीएसएल के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको इस मकसद के लिए चुना। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे ये कहा गया था कि मैं एक बड़ी इमोशनल स्टेटमेंट दूंगा कि मुझे फांसी दे दी जाए, ठीक है, और मैं जो आरओज़ के बारे में स्टेटमेंट दूंगा कि मैंने उनको हदायत दी थी, और हालांकि वो खुद बता रहे हैं कि जी क्योंकि ये सबको पता है कि मैंने कोई आरओज़ को हदायत नहीं दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जी मुझे कहा गया था कि मैं एक बड़ा ड्रामा करूंगा, बड़ी सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें मैं ये भी कहूंगा कि मैं खुदकुशी की सोच रहा था और फांसी दे दें सबको और ये और वो, ठीक है। और उन्होंने कहा जी मैंने सोचा समझा मंसूबा था हमारा कि मैंने ये कहना है। फिर वो कहते हैं कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी मुझे इल्ज़ाम लगाने का कहा गया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाने का इसलिए था क्योंकि वो इलेक्शन करवा रहे थे तो उनको मुतनाज़ा करना था। चीफ जस्टिस पर वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाने की बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि पीटीआई पहले से उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर रही है और पीटीआई की लीडरशिप ने, जो टॉप लीडरशिप है यानी कि आला क़यादत ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब पर इल्ज़ाम लगाने हैं, ठीक है, और उनके बारे में अवाम में शकूक व शुबहात पैदा करने हैं। और इसके अलावा ये भी मकसद था कि इस इलेक्शन के वजह से जो आईनी इदारे हैं उनको मुतनाज़ा करना भी मकसूद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और वो कहते हैं कि जी उसके बाद मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पूरी कोऑर्डिनेशन की पीटीआई के लोगों से, और उस दिन का तय हुआ कि उस दिन पीटीआई पूरे मुल्क में पहले से ही कॉल दे देगी एहतजाज की और उसी दिन फिर मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। वो कहते हैं कि जी मैंने आपको बता दूं मैंने किसी आरओ को कोई हदायत नहीं दी थी, ठीक है। रावलपिंडी डिवीजन में ना ही किसी किस्म की कोई हमने धांधली की, ना ही किसी आरओ ने मुझसे रजू करके मुझे ये कहा कि हमारे हल्के में धांधली हुई है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि जी ना ही मेरी कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुझे कोई रब्ता हुआ था, ना उन्होंने मुझे कहा था कि कोई धांधली करनी है, ना मैंने उनसे कोई रब्ता किया था, ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। तो इसलिए अब जबकि मैंने 17 फरवरी को एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं अभी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही कोहराम मचा हुआ है तो मैं अब उस शख्सियत का मजीद नाम नहीं लूँगा जिसने मुझे कहा था पीटीआई का, तो मैं वो स्टेटमेंट में नाम नहीं लूँगा।
और मैं आखिर में वो कहते हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठे इल्ज़ाम लगाए और उसकी वजह से मैंने तमाम जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है उसका भी बड़ा शर्मिंदा किया है, जो मेरी कम्युनिटी है। तो मैं तमाम अपनी ब्यूरोक्रेसी से मुल्क भर में माफ़ी मांगता हूँ जो मुल्क भर में ड्यूटियाँ दे रही है, और अपने तमाम इक़दामात की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और ख़ुद को कानून के और हुकाम के सामने पेश करता हूँ कि वो मेरे खिलाफ जो भी एक्शन ले लें। अब बात बड़ी दिलचस्प है, ये वो माफ़ीनामा नहीं लिख रहे इलेक्शन कमीशन को, ये तो वो एक एतराफ़ कर रहे हैं, पहले एतराफ़ के बाद दूसरा एतराफ़ कर रहे हैं जो पहले एतराफ़ के बिल्कुल उल्ट है। और ये एतराफ़ मुकम्मल तौर पे वही है जो इनके ऊपर नून लीग और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस के करीब जो मौजूद सहाफ़ी हैं वो लगा रहे थे। उन्हीं के इल्ज़ाम को मनोन वो अपनी स्टेटमेंट में रिप्रोड्यूस करने हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। फिर ये है कि वो कहीं मंजर आम पर नहीं आ रहे, कहाँ पर हैं वो, आए आके सामने कहें कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। वो घूमे फिरें वहाँ पे, वो प्रेस टॉक करें, बताएं मैंने ये झूठ बोला है, ये मेरे पर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। ये एक मशकूक सी स्टेटमेंट निकाल के, ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरी स्टेटमेंट लिखी गई है, ठीक है। यानी कि वो एक पीटीआई के रहनुमा से राब्ते में थे, लाहौर मिलने गए, किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है। वापस आए, उनकी दोस्ती थी, पिंडी में जब उनकी तैनाती हुई किसी को नहीं पता था पीटीआई के करीब है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो कहते हैं कि जी मुझे जॉब के बाद एक पोजीशन की पेशकश थी और मैं बड़ा परेशान था। यही इनका भी था कि जी वो रिटायर होने जा रहे थे, तो परेशान थे, तो उन्होंने फिर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए कि ये कहते हैं कि आरओज को मैंने कोई हिदायत नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था, ना किसी आरओ ने मुझसे रजू किया था, और सबको पता है मैंने कोई हिदायत नहीं दी हुई थी। यानी कि वो बातें आप सारी अपने ऊपर ले रहे हैं, किसी को और को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, सिर्फ पीटीआई को और खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीटीआई के एक रहनुमा का जिसका वो नाम तक नहीं ले रहे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास ये ऑप्शन रहे कि वो जब चाहें जिस पर मर्जी मलटा डाल के उसको उठा लें कि जी इसने तो कमिश्नर रावलपिंडी के साथ मिलकर ये पूरी साजिश की थी, ठीक है। और इतने दिन से वो कहाँ पे लापता हैं, उन्होंने किसको ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, और सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से जवाब इलेक्शन कमीशन को, उनके वकील को देना चाहिए था। कौन था उनका वकील, किसके साथ बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट तैयार की, कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कोई वकील मौजूद ही नहीं है। भाई आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है, एक अक्यूज को भी हक है। लास्ट टाइम आजम खान भी लापता थे, और लापता होने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो इमरान खान साहब को पूरी स्टेटमेंट एफआई जाकर रिकॉर्ड करा दी साइफर केस में। इसी तरह और भी पीटीआई के लोग रहनुमा लापता होते हैं, वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो सब कुछ इमरान खान साहब पर डाल देते हैं, पीटीआई पर डाल देते हैं, और खुद को कहते हैं कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। ये तो वैसे ही उसी लाइन में आई हुई एक स्टेटमेंट है, इसमें नया क्या है, ठीक है। और खुसूसन जिस अंदाज में ये लीक की गई, ये तमाम के तमाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के करीब मौजूद सहाफ़ी और जो नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस मामले की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने एक बंदा उठा लिया, उसके एक स्टेटमेंट लिखवा के खुद से जारी कर दी, ठीक है, और मीडिया ट्रायल को काउंटर मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया। और जनाब वो जिसे कहते हैं अपनी मर्जी का नैरेटिव चलाने के लिए ट्विटर बैन किया हुआ, सब कुछ किया हुआ, और उसमें कहा जा रहा है कि जी अब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को रगड़े दो। यार मतलब इतना मज़का खेज अंदाज में हमारे यहाँ पे ये खेल खेले जाते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट की साख क्या होगी? साख तो इस स्टेटमेंट की माजरत के साथ कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि न्यूज़ साइकिल में अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक मिला है कि वो पहले एक बयानिया चलवा लें उनके अगेंस्ट, ठीक है, और उसके बदले में फिर या तो ये मिलजुल के खेला हुआ खेल है कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को गंदा भी कर दिया, खुद को विंडिकेट भी करवा लिया, और अब बाद में स्टेटमेंट दिलवा के एक उनके जख्मों पर मरहम भी रख दिया। तो चीज़ ये है कि इसी तरह चलता रहेगा फिर ये तो मुल्क में। फिर इसका मतलब इलेक्शन रिगिंग पर कुछ नहीं करना, कोई उसकी इंक्वायरी नहीं करनी। और आखिर में जाते हुए मुझे दोबारा से एफआईए ने समन किया है, कल जाना है, सुबह जाऊंगा एफआईए के पास, पेश होऊंगा। और बड़ा दिलचस्प है वो जो
8 फरवरी तक जो मेरे नोटिस हमारे मुअत्तल किए गए थे सहाफ़ियों के, तो उसके बाद अब दोबारा से वो नोटिस जब री इशू किए गए हैं तो सिर्फ 2 लोगों को जारी किए गए हैं, उनमें से एक मैं हूँ, बाकी को नहीं जारी किया गया। क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली जो बात कर रहा था, अभी भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में कर रहा हूँ, दूसरों की शायद ज़ुबानबंदी हो गई है तो मकसद सर्व हो गया है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये दुख अभी बाकी है कि मेरी ज़ुबानबंदी वो नहीं करवा सके। हालांकि मैंने तो उनको कहा था कि आप JITs के पीछे क्यों छुप रहे हैं चोरों की तरह, सामने आए, जो करना है करें। तो तौहीन अदालत का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, करें ना, थोड़ी करेज दिखाएं। खुद कहते हैं सच बोलो आपको आज़ाद कर देगा, तो खुद ये JITs के पीछे अपना झूठ क्यों छुपा रहे हैं? तो कोई इशू नहीं है, एंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपकी हरकतें देख के अब इंजॉय करता हूँ। ठीक, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।